हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया लेके आया हूं कक्षा 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का बहुत ही शानदार चैप्टर आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स। आज हम इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हाईलाइट भी करेंगे। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते फिर हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव व्यष्टि उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने ये चर्चा की कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हम व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नता दिखाई पड़ती है। मानव व अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं परिलक्षित होती है। इससे अध्याय में हम उन क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती है। तो अब हमारा टॉपिक आता है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागत संतति एक आधारित शारीरिक अभिकल्प डिजाइन है, कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। जब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आधारित विभिन्नताएं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। चित्र 8.1 में आप देख पा रहे हो, ये देखो इस तरह से होता है। हम उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसे कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामवत दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 वष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति के सामान्य न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होगी। देखो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। इसके विषय में हम आनुवंशिकता के नियमों की चर्चा के विषय में यह समय पर देखेंगे। क्या किसी प्रजातियों में उन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। वे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना अधिक होती है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हमारे पर्यावरण द्वारा उत्पन्न उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब कुछ प्रश्न दे रखे हैं एनसीईआरटी के। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली व्यष्टि के 10% सदस्य में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा, यह हम आगे डिस्कस करेंगे। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, यह क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 8.2 में आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स हेरिडिटी। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीव के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वंशागत लक्षण यानी कि हेरिडिटी या इनहेरिटेंस इफेक्ट। लक्षण, वंशागत लक्षण। वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी ये पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसे दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे आप इस डायग्राम देख पा रहे हो, इस व्यक्ति का कान बहुत ही अलग है और इसका अलग कान है। देखो विभिन्नता दिख गई ना। मैं देखो इसका कान की जो चमड़ी यहाँ से चिपकी हुई है और इसकी कान की चमड़ी यहाँ से अलग है। ये एक तरह की वंशागत है यानी कि जेनेटिक्स आप इसे कह सकते हो। क्रियाकलाप 8.2 देख लेते हैं। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनिए जिनकी कर्णपल्ली यानी कि ईयर लोब स्वतंत्रता से हो जुड़ी हो
और 8.2 में आप देख पा रहे हो कि आपको क्रियाकलाप करना मतलब सोचना है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान क्या था? मेंडल बाबा आ गया भैया। मानव में लक्षण, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिकता पदार्थ को संतति शिशु में स्थानांतरण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा? मेंडल बॉक्स में देखिए, ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। इन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा, जो उसने लगभग एक सप्ताह से पहले भी किए थे। अब थोड़ा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ लेते हैं। 1822 में जन्म हुआ था मेंडल जी का और 1884 में मेंडल जी चले गए यहाँ से। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए विज्ञान विश्वविद्यालय गए थे। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट के परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वे अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिक ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान व गणितीय ज्ञान को समन्वित किया। वे पहले वैज्ञानिक थे उन्होंने जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सफलता या सहायता मिली। अब हम डिस्कस करते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपक्षी विकल्प लक्षण का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, उदाहरण गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बोने पौधे, सफेद बैंगनी फूल इत्यादि। उसने विभिन्न लक्षणों को वाले मटर के पौधों को लिए, जैसे कि लंबे पौधे तथा बोने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बोने पौधों के प्रतिशत की गणना की। प्रत्येक प्रथम संतति पीढ़ी प्रथम F1 में कई पौधे बीज की लंबाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षण में से केवल एक पैतृक जनक के लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। तो अगला प्रश्न था कि F1 पीढ़ी के पौधे में अपना पैतृक लंबे पौधे से पूर्ण रूप से समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पौधे व F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति थी लंबे पौधों की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरना उनमें से एक चौथाई संतति बोने पौधे थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई व बोनापन दोनों विशेष के लक्षणों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां के स्वरूप वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इसी परिकल्पना के आधार पर वंशानुगत का तैयार किया गया था। चित्र 8.3 में देख पा रहे हो, देखो मटर का पौधा है जिसको वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवा होता है। ये देखो सभी लंबे पौधे, ये सभी बोने पौधे और कुछ लंबे पौधे। इसमें क्रियाकलाप हम कौन सा प्रयोग करते हैं जिनमें सुनिश्चित होता है F2 पीढ़ी में वास्तव में टी कैपिटल, टी स्मॉल, टी कैपिटल और टी स्मॉल, इसका अनुपात होता है 1:2:1 से प्राप्त होता है। इस वाक्य में कैपिटल टी व कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल स्मॉल टी बोने पौधे हैं। दूसरे शब्द में कैपिटल टी की प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोनेपन के लिए टी स्मॉल की दोनों प्रतियां टी स्मॉल ही होनी चाहिए। टी कैपिटल जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि जो लक्षण टी स्मॉल की तरह व्यवहार करते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। चित्र 8.4 में आप देख सकते हो कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा लक्षण अप्रभावी है। क्या होता है जब मटर के पौधों एक विकल्पित जोड़े के स्थान पर दो विकल्पित जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकलन कराया जाए? गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधों से संकलन कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी? F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे व गोल बीज वाले होंगे, अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। परंतु क्या होता है जब F1
संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी के संतति प्राप्त होती है। मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले पौधे लंबे पौधे होंगे, जो कुछ झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे, परंतु F2 की संतति में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बोने परंतु गोल बीज वाले होंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से F2 पीढ़ी में नए लक्षण का संयोजन देखने को मिला। जब बीज के आकार व रंग का नियंत्रण करने वाले कारकों के पुनः संयोजन से युग्मनज बना जो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा तथा लंबे बोने लक्षण गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। एक और उदाहरण चित्र 8 पर आप देख पा रहे हैं क्रॉस, ये इंपोर्टेंट है 2026 में बोर्ड में। अब हम देखेंगे ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आनुवंशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम यह चर्चा करते हैं कि आइए पौधे की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं, अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। पौधों की हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम प्रकीर्णन दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाला प्रोटीन की दक्षता में प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगी अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा पौधा बोना होगा अतः जीन लक्षण को नियंत्रण करते हैं। यदि मेंडल के प्रयोग की वाक्य जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है तो उसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं, लेकिन प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण को निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक जीन की प्राकृतिक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ यह है कि मटर के प्रत्येक पौधों में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती है। फिर उनसे जनन कोशिका से इसका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि संतति पौधों को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 8.5 में आप दर्शाया गया है प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण आर कैपिटल और वाई भी कैपिटल सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से अरहित नहीं हो सकते। इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप से में होता है। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृति होती है जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मात्रक गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़ों का केवल एक गुणसूत्र एक जनक कोशिका युग्म में होता है। जब 2 युग्मों का संलयन होता है तो बने हुए गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। भैया इंपोर्टेंट है सारा पैराग्राफ। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन वाले करने वाले जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि इनमें वंशानुगति किस प्रकार की होती है। ये आप देख पा रहे हो, यह है नर जिसमें XY क्रोमोसोम देखने को मिलता है और यह है मादा यानी कि फीमेल जिसमें XX क्रोमोसोम देखने को मिलता है। यह मादा जिसमें
गैमेट बनता है एक्स एक्स का, और इसमें नर यानी कि फीमेल सॉरी मेल जिसमें एक्स वाई गैमेट बनता है, इससे फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक संबंध में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं यानी कि अलग होते हैं, जिसके कोई कारण नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं, कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निश्चित अंडे युग्मन से उष्मीय ताप पर निर्भर करते हैं कि संतति नर होगी या मादा। घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं है, लेकिन मानव लिंग निर्धारण अनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की लड़की। परंतु अभी तक हम मानते रहा है कि दोनों जनक से एक जैसे जीन सेट संतति में आते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। इस वाक्य इस सत्य की नियत कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े में होती है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक पूर्ण गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई वंशानुगत पैटर्न का पता लगा सकते हैं, जैसे कि चित्र 8.6 में दर्शाया गया है। सामान्यतः आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता के एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट है, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त कौन करती है, चाहे लड़की या लड़का। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इसकी बात पर निर्भर करता है जिन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिस पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है वह लड़का होता है। अगर किसी के लड़की हुई है तो समझ लो उसमें वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला सकते हैं, आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मानव बच्चों का लिंग निर्धारण अभी हमने पढ़ा था। हमने क्या सीखा, तो जनर के बारे में सीखा। ठीक है बच्चों, प्यारे दोस्तों, तो आपका चैप्टर यहाँ एंड होता है। कुछ क्वेश्चन है ये मेंडल के क्रॉस के और कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के लिए विशेष प्रोजेक्ट बनाई है, इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अनुवंशिकता का चैप्टर बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आपको इस चैप्टर के नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।